ओके जी, क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंड ईयर फिज़िक्स की क्लास है और जनाब हम जो है वो चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं और काफ़ी अर्से तक पढ़ते रहेंगे, इसलिए इसमें कोई टेंशन लेने की नहीं है। ये चैप्टर बड़ा है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, काफ़ी तवील चैप्टर है, इट विल टेक टाइम। 2 महीने तो कम से कम एटलीस्ट लगा देगा। बाद सेंटर वाले तो 3-3 महीने में पढ़ाते हैं। चैप्टर हीट इसका नाम है और इसका जो दूसरा हिस्सा है स्पेसिफिक हीट हम जनाब पढ़ रहे हैं। इसका दूसरा हिस्सा है वो स्पेसिफिक हीट हम जनाब पढ़ रहे हैं। और तवज्जो दे के ज़रा देख लीजिएगा, हमने जनाब क्या करना है इसके अंदर। कुछ टॉपिक हमने इसके पढ़ लिए थे, जो लोग पिछली क्लासों में नहीं थे, आगे पीछे हो गए थे क्लासों के अंदर, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जनाब जो है वो पिछले लेक्चर्स आप देख लें। यूट्यूब के ऊपर आपको इशू प्रॉब्लम ये आएगा, जो इशू प्रॉब्लम आपको यूट्यूब पर अभी आएगा जनाब के अब आपको सारी वीडियोस पब्लिक वीडियो नहीं है, हमारी प्राइवेट वीडियो कर दी गई हैं। जिन लोगों को प्राइवेट लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो राब्ता कायम कर ले और जनाब अपनी जो है वो ईमेल आईडी हमें प्रॉपर प्रोवाइड कर दे। लिखी हुई है, हो सकता है किसी की ईमेल आईडी डालना भूल गए हो, तो उस पर आप देख सकेंगे उसको। एनी हाउ, हम मोलर स्पेसिफिक पहली बात स्पेसिफिक हीट की बात की थी। स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर मोलर स्पेसिफिक हीट की बात की थी कि अगर किसी सब्सटेंस के 1 मोल के टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा करना हो तो इसका नाम होता है मोलर स्पेसिफिक हीट, इसको कहा जाता है। फिर हमने बात की थी मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स की, कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं तकरीबन तमाम ही सॉलिड की मोलर स्पेसिफिक हीट एक जैसी होती है, 25 जूल पर मोल इनटू केल्विन होती है। मोलर स्पेसिफिक हीट इस्तेमाल करने का एडवांटेज ये होता है कि जब हम सब्सटेंस को अमाउंट नंबर ऑफ मोल्स में लेते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हो जाते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर बेस करती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी भी सेम हो जाती है। यही वजह है कि स्पेसिफिक हीट तो सॉलिड्स की अलग अलग होती है, मगर मोलर स्पेसिफिक हीट सॉलिड की एक जैसी होती है। गैसेस की जब हमने मोलर स्पेसिफिक हीट की बात की थी तो बताया गया था कि गैसेस की 2 मोलर स्पेसिफिक हीट हो सकती है। वजह इसकी यह है कि जब गैसेस को किसी बर्तन में कन्फाइन किया जाता है, जब गैसेस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो मेरे बेटा इसके अंदर हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। एक जब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, एक जब उसका प्रेशर कांस्टेंट होता है। एक जब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, एक जब उसका प्रेशर कांस्टेंट होता है। यही वजह है कि गैसों की 2 मोलर स्पेसिफिक हीट हमारे पास होती है। एक मोलर स्पेसिफिक हीट होती है एट कांस्टेंट प्रेशर पर, दूसरी मोलर स्पेसिफिक हीट होती है एट कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है, एक कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। डेफिनेशन अगर आप गौर से देखो तो सारी डेफिनेशन ऑलमोस्ट एक जैसी ही है। फर्क सिर्फ समझ ले कि कभी सॉलिड लगा देते हैं, कभी गैस लगा देते हैं, और कभी कांस्टेंट प्रेशर का इजाफा कर देते हैं, कभी कांस्टेंट वॉल्यूम का इजाफा कर देते हैं। The amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas at constant volume through 1 degree centigrade is called molar specific heat of gas at constant volume. इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा QV इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा वो होगा QV इज इक्वल टू NCV डेल्टा T होगा। यहाँ जो CV हमारे पास मौजूद है इसका नाम होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसके बाद हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर था। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, कोई फर्क नहीं है, बस जहां मेरे बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम लगाया था वहां पर क्या करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर का इजाफा कर देंगे। ये 10 नहीं है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। हमने क्या होता है QP इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। ये 1 डिग्री ख्याल रखना, ये डिग्री का जीरो था ऊपर से नीचे आ गया। फिर हमने बताया आपको ये था कि जो CP होता है वो CV से बड़ा होता है। तो CP की वैल्यू होती है CV से बड़ी होती है। CP इज ग्रेटर देन CV। CP CV से इसलिए बड़ा होता है कि जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितनी हीट सप्लाई की जाती है वो सिर्फ टेम्परेचर को बढ़ाने में इस्तेमाल होती है।
जबकि कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट सप्लाई की जाती है वो टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ साथ कुछ वर्क करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। टेम्परेचर को बढ़ाने में जो अमाउंट ऑफ हीट दरकार होती है वो सेम होती है, क्योंकि टेम्परेचर का ताल्लुक इंटरनल एनर्जी से यानी मॉलिक्यूलों की मोशन से होता है। जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो जहां पर पिस्टन पहले मौजूद था वहीं पर पिस्टन बाद में मौजूद है। जितनी हीट दी वो सारी के सारी टेम्परेचर को बढ़ाने में इस्तेमाल हो गई। अगर गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे गर्म किया जाएगा तो ऐसी सूरत में क्या होता है, पिस्टन ऊपर जाता है, पिस्टन मूव करता है और पिस्टन के मूव करने की वजह से कुछ वर्क भी होता है। टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो तो चाहिए, वो तो फिक्स है। उसके अलावा एडिशनल हमें एनर्जी चाहिए होती है, किस काम के लिए? हमें एडिशनल एनर्जी चाहिए होती है, किस काम के लिए मेरे बेटा? वर्क करने के लिए हमें एडिशनल एनर्जी दरकार होती है। अगर आप यहाँ से मेरे बेटा गौर से तवज्जो देके देखें तो क्या देख रहे हैं हम कि पिस्टन यहाँ से थोड़ा आपका ऊपर चला गया है। जब पिस्टन ऊपर चला गया है तो इस चीज को कहा जाता है वर्क हुआ है। जब पिस्टन ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? वर्क हुआ है। कुछ एनर्जी वर्क करने के लिए भी दरकार होती है। इस एक्स्ट्रा वर्क एनर्जी की वजह से कांस्टेंट प्रेशर पर जो एनर्जी दरकार होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम के मुकाबले में ज्यादा होती है। फॉर दिस रीजन, क्योंकि कुछ एनर्जी जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट चाहिए वो तो चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा हीट चाहिए। किस लिए एक्स्ट्रा हीट चाहिए हमें जनाब? किस लिए? वर्क करने के लिए। इस एक्स्ट्रा हीट की वजह से हमें एनर्जी ज्यादा दरकार होती है। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। 4-5-6 मिनट लिए आप लोगों के, यहाँ तक रिवाइज करा दिया है। कल टाइम चूंकि बिल्कुल ही एंड हो गया था, टाइम नहीं बचा था। यहाँ तक मेरे बेटा किसी ने अगर कोई सवाल करना चाहे तो आप बिल्कुल यहाँ से सवाल कर सकते हैं। रेज योर हैंड, अपना हैंड रेज कर ले और कोई सवाल यहाँ पे करना चाहें तो आप सवाल कर सकते हैं। वैसे भी आप लोगों से कहा हुआ है कि अगर सवाल आप यहाँ ना कर सके, टाइम खत्म हो जाता है, तो फिर आप जनाब जो क्लासरूम के अंदर भी सवाल डाल सकते हैं अपना, और उसके साथ व्हाट्सएप पे भी अपना सवाल डाल सकते हैं। सवाल आप डाल दिया करें, फिर मैं क्लास के दौरान उस सवाल को डिस्कस कर लूंगा, ऐसा भी कोई इशू नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई जवाब तफसीली होगा तो आप सवाल वहां डाल दिया करें, फिर मैं क्लास के दरमियान में उस सवाल को भी डिस्कस कर लूंगा। अब जनाब आज हम आगे से मामले को शुरू करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, एडवांस है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा तो मामला जरा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम करेंगे जनाब, इसका जो नाम है, तवज्जो देकर जरा गौर से देखिएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे जनाब, पहली बात है वैल्यूज ऑफ सीवी एंड सीपी। सीपी और सीवी की वैल्यूज क्या होती है? सीपी की और सीवी की वैल्यूज हमारे पास क्या होती है, जरा तवज्जो देके देख लीजिएगा। सीवी से मुराद स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, सीपी से मुराद स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है। जो वैल्यू ऑफ सीपी और सीवी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। बोले आप कहेंगे केमिस्ट्री की बात आ रही बीच में। मॉलिक्यूल क्या होता है? द स्टेबल पार्ट ऑफ अ गैस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जो आपके पास स्टेबल हिस्सा होता है, स्टेबल पार्ट होता है, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। हाइड्रोजन हमेशा H2 की शक्ल में मिलती है। हाइड्रोजन हमेशा आपको H2 की शक्ल में मिलती है। इसके बरक्स ऑक्सीजन भी O2 की शक्ल में मिलती है, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम होते हैं। इसको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। O2 है, N2 है, H2 है, इसको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। उसके साथ साथ अगर हम CO2 देख ले तो ये ट्राई एटॉमिक हो गया। CH4 देख ले तो एक कार्बन के 4 हाइड्रोजन की 5 हो गए। इसी में एक होती है मोनो एटॉमिक गैस। मोनोटॉमिक गैस, मोनो का मतलब होता है वन। द मोनोटॉमिक गैस इज वन दैट कंटेन वन एटम पर मॉलिक्यूल। एक एटम में एक ही मॉलिक्यूल अगर हो तो उसको मोनोटॉमिक गैस कहते हैं। और जो आपकी नोबल गैसेस होती है, जो आपकी नोबल गैसेस होती है, कौन? ग्रुप 8A के जो मेंबर होते हैं, जिनमें आपके पास हीलियम है, आर्गॉन है, नियॉन है, कैप्ट्रॉन है, जीनॉन है, ये आपकी नोबल गैसेस कहलाती है। इनके एक एटम में एक ही मॉलिक्यूल होता है, इनका आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल होता है, लिहाजा इनको किसी के साथ शेयरिंग करने की जरूरत नहीं है। अपने तौर पे मुकम्मल मॉलिक्यूल ये फॉर्म कर लेती है।
जो सीपी और सीवी की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी कि जो मॉलिक्यूलों की जो मॉलिक्यूल में एटम है वो कितने हैं। यानी अगर मोनोटॉमिक गैस है तो उसके लिए वैल्यू कुछ और होगी, डायटॉमिक गैस है तो वैल्यू कुछ और होगी, ट्राइटॉमिक गैस है तो वैल्यू कुछ और होगी। एक होती है मोनोटॉमिक गैस जिसके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है, अगर एक से ज्यादा है तो उसको हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक। अगर एक से ज्यादा एटम है मॉलिक्यूल के अंदर तो उसको पॉलीएटॉमिक कहा जाता है। पॉलीएटॉमिक के अंदर डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक वगैरह वगैरह हो सकते हैं। डायटॉमिक के मतलब क्या होगा, जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल हो। आमतौर पे जो हमारी हवा है वो भी क्या है, डायटॉमिक है, क्योंकि उसके अंदर मेजोरिटी के अंदर कौन मौजूद है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों N2, एक नाइट्रोजन N2 होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, डायटॉमिक होता है। बात करते हैं सीवी की। The value of Cp and Cv depends upon the number of atoms present in the molecule. Cv की अगर हम बात करते हैं मेरे बेटा, अगर हम Cv की जनाब बात करते हैं, the molar specific heat capacity of a gas at constant volume is called, required to raise the temperature of 1 mole of a gas through 1 degree centigrade is called molar specific heat at constant volume, और इसकी वैल्यू फॉर मोनो एटॉमिक गैस, अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो इसके लिए वैल्यू होती है 3/2R। जो मोनोटॉमिक गैस है इसके लिए जो वैल्यू होती है वो 3/2R या 3R/2 होती है। 3/2 कहते हैं आप, 3R/2 जनाब वाली इसकी वैल्यू होती है। तो मालूम किया गया है, आपके कोर्स में, आपके स्कोप में नहीं है कि वैल्यू कैसे निकाली जाती है, या आपके स्कोप में नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है, लिहाजा हम इसकी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आर से मुराद यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। आर से मुराद क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल इनटू केल्विन होती है। जब उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। आगे चल के मैं भी आपको आर की वैल्यू बताता हूँ। अगर हम बात करें डायटॉमिक गैस की, अगर हम डायटॉमिक गैस की बात करते हैं तो द वैल्यू ऑफ डायटॉमिक गैस, इसकी वैल्यू होती है 5R/2। क्या वैल्यू होती है इसकी, डायटॉमिक गैस के लिए 5R/2 इसकी वैल्यू होती है। ये आपके एप्टीट्यूड टेस्ट पे काम आएगा। ये एप्टीट्यूड टेस्ट की आपकी जो किताब है ना जनरली, उसमें मोनोटॉमिक गैस का तस्करा है, डायटॉमिक का तस्करा जरा कम है। मैंने आपको ऐड करके बता दिया है। ये बात हो रही है सीवी की। सीपी की बात करते हैं, डेफिनेशन आपको बताई हुई है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल ऑफ गैस at constant pressure through 1 degree centigrade is called molar specific heat at constant volume, और इसकी वैल्यू मोनोटॉमिक गैस के लिए होती है 5/2R या 5R/2। 5R/2 होती है, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो 20.785 आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे तो 25.75 आ जाएगा। वैल्यू ऑफ फॉर डायटॉमिक गैस ये 7R/2 होती है। याद रखनी है सिर्फ वैल्यू, ये वैल्यू सिर्फ याद रखनी है, रट्टा लगा लेना है समझो एक तरीके से। इसकी तफसील में हम जानने की जरूरत जो है वो हमें नहीं है, हमारी डिस्क्रिप्शन हमारे कोर्स में नहीं है। डायटॉमिक गैस का मैंने आप लोगों को एडिशनल बता दिया है। यहाँ आर से मुराद यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है फॉर ऑल गैसेस, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल इनटू केल्विन। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल इनटू केल्विन होती है। अब किसी के जहन में ये ख्याल आएगा कि केमिस्ट्री के सर ने तो कहा था 0.0821 होती है, मगर मेरे बेटा केमिस्ट्री में जो यूनिट होती है वो SI यूनिट नहीं होती, वैसा यूनिट नहीं होती है। फिजिक्स के आप जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे वो हमेशा SI यूनिट में करेंगे। फिजिक्स के तमाम न्यूमेरिकल, फिजिक्स में जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, कांस्टेंट्स हैं, वो हमेशा SI यूनिट में होंगे, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट में होंगे। तो इस पूरी किताब में हम जहां भी आर इस्तेमाल करेंगे SI यूनिट में उसको 8.314 जूल पर मोल इनटू केल्विन इसकी वैल्यू होगी। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। सीपी और सीवी में रिलेशन क्या होता है देख लेते हैं। The difference between CP and CV is given by Mayer's formula. मेयर जनाब साइंटिस्ट का नाम हो गया, उसने बताया कि CP माइनस CV बराबर होता है R के, और इसका हम प्रूफ भी करेंगे, जनाब करेंगे कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, मगर ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हिस्सा है। CP माइनस CV इक्वल टू R का प्रूफ करेंगे, एग्जाम में आता भी है, इस साल बहुत इंपॉर्टेंट था 2020 में, ये पर चुके हुआ नहीं है,
तो ऑब्वियसली सी बात है कि 2021 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R के जनाब बराबर होता है। लॉन्ग का सवाल है, CP माइनस CV इक्वल टू R है, इसको मेयर्स फार्मूला कहा जाता है। इसका प्रूफ है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर करेंगे। तो रिलेशन ये हो गया। अगर हम रेशियो निकालें, रेशियो कहते हैं डिवाइड करने, कोई MCQ तो पूछते हैं अक्सर ना। अगर इसको जो रेशियो होता है, इसका नाम होता है हीट कैपेसिटी रेशियो और इसका नाम होता है गैमा। क्या नाम होता है इसका? गैमा इसका नाम होता है। इस गैमा को पहचानेंगे आप। शायद आपको याद पड़ता हो जब हम पढ़ा रहे थे आपको फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर स्पीड ऑफ साउंड, वहां गैमा आया था। वहां क्या आया था मेरे बेटा? गैमा की वैल्यू वहां पर आई थी। ये गैमा होता है ये CP अपॉन CV के बराबर होता है। तो CP अपॉन CV होता है, इसको गैमा कहा जाता है। नाम इसका होता है हीट कैपेसिटी रेशियो और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, हमेशा 1 से ज्यादा होती है। अगर हम बात करें किसके लिए? मोनो एटॉमिक गैस के लिए, तो गैमा की वैल्यू होगी 1.6। यानी क्या करोगे? 5R/2 को डिवाइड कर देंगे 3R/2 से। 5R/2 को डिवाइड किससे कर देंगे? CP/CV होता है ना। यहाँ पे CP कितना है मोनोटॉमिक गैस के लिए? 5R/2 है। यहाँ पे कितना है? 3R/2 है। तवज्जो देखिए, गौर से देख ले। यहाँ पर जो CP की वैल्यू है, मोनोटॉमिक गैस की बात कर रहा हूँ, CP की वैल्यू है 5R/2। CV की वैल्यू कितनी है मेरे बेटा? 3R/2। इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो R से R कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/3 बचेगा। क्या बचेगा? 5/3 हमारे पास जनाब बचेगा। ये गलत लिखा हुआ है, 5/3 हमारे पास जनाब ये बचेगा। 5/3 हमारे पास जनाब ये बचेगा। यहाँ पे कहीं मेंशन कर देता हूँ कि ये हमारे पास क्या बचेगा? 5/3 बचेगा हमारे पास। और जब 5/3 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी, इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी मेरे बेटा देख लो, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 5/3। ये वैल्यू हमारे पास आएगी मेरे बेटा 5/3 हमारे पास वैल्यू जनाब आ जाएगी। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.66। इसका आंसर आएगा इसका 1.66 जनाब अली, इसका आंसर जो आ जाएगा। किसकी बात हो रही है? मोनो एटॉमिक गैस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मोनो एटॉमिक गैस की बात हो रही है। जो हमारी हवा होती है वो डायटॉमिक है। और अगर हम डायटॉमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू को निकालें मेरे बेटा, तो 7R/2 को डिवाइड करेंगे 5R/2 से। 7R/2 को किससे डिवाइड करेंगे? 5R/2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी मेरे बेटा किसके लिए? इसकी जो वैल्यू होगी एयर के लिए, यानी डायटॉमिक गैस के लिए, वो किसके बराबर हो जाएगी? 7/5 हो जाएगी, जो कि डायटॉमिक गैस है। इसकी वैल्यू 1.4 होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.4 इसकी वैल्यू जनाब होती है। कितनी वैल्यू होती है इसकी? 1/4 जनाब वाली इसकी वैल्यू हमारे पास जो होती है। और आपको याद होगा जब हम पढ़ रहे थे स्पीड ऑफ साउंड, तो वहां हमने गैमा की जगह पर 1.4 लिखा था। बहुत सारे लोगों ने सवाल भी किया था कैसे आई, कहाँ से आई। तो अब आप खुद सोच लो मेरे बेटा कि इतनी सारी कहानी सुनाने के बाद आपको ये बताया कि इसकी वैल्यू 1.4 होती है, तो वहां पर इसका जवाब देना कतई मुमकिन नहीं था। कैसे 1.4 होती है? यहाँ पर अगर हम चाहे तो उसको बिल्कुल भी डिस्क्राइब किया है, बताया है कि इसकी वैल्यू 1/4 होती है। और क्या CP होता है, क्या CV होता है, वगैरह वगैरह, ये तमाम बातें आपके पास यहाँ मौजूद थी। इस स्क्रीन पर किसी के जहन में अगर कोई सवाल आता है तो आप सवाल जनाब पूछ सकते हैं। इस स्क्रीन पर किसी ने कोई सवाल अगर करना है, एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क ऑन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। ये सारा बेसिकली MCQs के हवाले से है। स्क्रीन पर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो MCQs के हवाले से है। गैमा की वैल्यू एयर के लिए 1.4 होती है, मोनोटॉमिक गैस के लिए 1.6 होती है, CP की वैल्यू मोनोटॉमिक गैस के लिए 5/2R होती है, CV की वैल्यू 3/2R होती है, डायटॉमिक गैस के लिए वैल्यू क्या होती है। ठीक है जनाब, ये सब MCQs के हवाले से सवाल। आप कहते हो सर MCQ देते नहीं, लिखाते नहीं है। अभी इंशाअल्लाह चैप्टर मुकम्मल होगा तो आपको MCQs का असाइनमेंट देंगे, तो वहां से आप इसको करने की जनाब कोशिश कीजिएगा। आगे जनाब चलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग सा सवाल हमारे पास यहाँ जनाब मौजूद है, और वो सवाल हमसे ये कहता है कि वाई स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉली एटॉमिक गैस इज ग्रेटर देन मोनो एटॉमिक गैस। आपने देखा, अगर आपको याद हो तो हमने क्या देखा कि डायटॉमिक गैस के लिए वैल्यू ज्यादा है,
पॉलीएटॉमिक गैस के लिए, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक के लिए सीपी और सीवी की वैल्यू ज्यादा होती है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए वैल्यू कम होती है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीपी और सीवी की वैल्यू कम होती है, जबकि पॉलीएटॉमिक गैस, हम बात करेंगे डायटॉमिक गैस की, डायटॉमिक गैस के लिए या पॉलीएटॉमिक गैस के लिए द वैल्यूज ऑफ सीपी एंड सीवी आर लार्जर, ग्रेटर, ज्यादा होती है। क्यों होती है भाई, तो इसको भी देखने की कोशिश करते हैं। इसको जरा सलीके से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये मैंने बहुत डिटेल के साथ, तफसील के साथ या डिस्कस किया है, ठीक है जी। जरा बर्दाश्त कर लीजिएगा। या आपको कहीं किसी नोट्स वोट्स पे कहीं मिले हुए जो मैं आपको इस पर बताने जा रहा हूँ, उसमें कुछ चीजें ऐसी है जो आपको शायद ही किसी भी जगह नोट्स वोट्स के अंदर आपको ना मिले। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटॉमिक गैस, हम डाई की बात कर रहे हैं, पॉली की बात करेंगे तो डायटॉमिक भी शामिल होगी उसके अंदर। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटॉमिक गैस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, एज डायटॉमिक गैस हैज मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो डायटॉमिक गैस होती है उसकी जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होता है। जो डायटॉमिक गैस है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जनाब क्या होता है, ज्यादा होता है। किसके मुकाबले में, मोनोएटॉमिक गैस के मुकाबले में। आगे चल के भी बहुत डिटेल से, तफसील से बताऊंगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। इतना समझ लो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के मतलब होता है कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। आसान बात बता रहा हूं मैं, अभी आगे चल के बहुत डिटेल से बताऊंगा। आसान बात बता रहा हूं, कितने तरीकों से मूव कर सकता है, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या कहते हैं इसको, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको कहा जाता है। In monatomic gas, there can be only be degree of freedom due to translational kinetic energy, which can be in three planes x, y, and z. सुनिए गौर से, जब मोनोटॉमिक गैस की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ड्यू टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, विच कैन बी इन थ्री प्लेन्स एक्स वाई जेड। यानी जो मॉलिक्यूल मूव करेगा वो या तो एक्स एक्सिस पे मूव कर सकता है, या वाई एक्सिस पे मूव कर सकता है, या जेड एक्सिस पे मूव कर सकता है। ये ट्रांसलेटरी मोशन होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है। जब सिंगल मॉलिक्यूल होता है, अकेला मॉलिक्यूल होता है, तो दैट कैन ट्रेवल ओनली इन स्ट्रेट लाइन। वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। जब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उसके बाद तीन ऑप्शन है, आइदर इट कैन ट्रेवल एक्स एक्सिस, और इट कैन ट्रेवल वाई एक्सिस, और इट कैन ट्रेवल जेड एक्सिस। और या उसकी मोशन के तीन कंपोनेंट हो सकते हैं, जो एक्स एक्सिस पर भी हो सकता है, वाई एक्सिस पर भी हो सकता है, जेड एक्सिस पर भी हो सकता है। In diatomic gas, along with this, in diatomic gas, along with this, there are two rotational degree of freedom too. जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल होता है वो ट्रांसलेटरी मोशन करने के साथ साथ उसके अंदर रोटेशन भी हो सकती है। उसके अंदर रोटेशन भी हो सकती है। रोटेशन के लिए एक प्लेन चाहिए होता है जिसके अराउंड वो रोटेट करता है। सिंगल मॉलिक्यूल अकेला होता है, पॉइंट की फॉर्म में होता है, कहाँ रोटेट करेगा। दो होते हैं तो वो रोटेट कर सकते हैं, अपने ही एक्सिस पर आगे पीछे मूव कर सकते हैं। डायटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर एडिशनल दो और डिग्री ऑफ फ्रीडम पाए जाते हैं, जो कि रोटेशनल मोशन की वजह से होते हैं। Two, for the reason that the two bonded molecules can rotate about the bond. अब केमिस्ट्री की आप बॉन्ड के ऊपर जाएंगे, आपको याद होगा डायपोल मोमेंट भी आपने पढ़ी होगी। मॉलिक्यूल अपने ही एक्सिस पर क्या कर सकता है, दो बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से वो बॉन्ड के अराउंड रोटेट कर सकता है। Each degree of freedom contribute 0.25 R to the molar specific heat at constant volume, so that is why monoatomic gas has less molar specific heat at constant volume than a diatomic gas. For each degree of freedom contributes 0.2 to the molar specific heat at constant volume. कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी, अगर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो 0.5 आर बढ़ जाएगा। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेंगे तो 1 आर बढ़ जाएगा। 3 होगा तो 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ते हैं इतनी ज्यादा स्पेसिफिक हीट बढ़ती चली जाती है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। यही वजह है कि मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम डायटोमिक गैस का ज्यादा होता है। अब जरा थोड़ा सा, ये तो मामला मुकम्मल हो गया। एग्जाम में अगर आएगा तो आपने इतना ही लिखना है। एग्जाम में अगर आएगा तो आपने इतना ही लिखना है। अब आपकी मैं सहूलत के लिए, समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम समझा देता हूँ। एमसीक्यूज के अंदर पूछते हैं, एमकेट के अंदर, एमकेट ईकेट के अंदर, तो मोलर एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम डैश होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है, 5 होता है। पता ही नहीं था डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं किस चीज को है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम सुन ले होता क्या। The number of degree of freedom of a dynamical system is defined as the total number of coordinate or independent variable required to describe the motion and configuration of a system. ये डेफिनेशन है डिग्री ऑफ रोटेशन की, डिग्री ऑफ फ्रीडम की। कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अंदर वो मूव कर सकता है, या कितने वेरिएबल है जिसके जरिए उसकी मोशन को डिस्क्राइब किया जा सकता है, इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। जब हम बात करते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की, a monoatomic ball consists of a single atom of point mass. It has 3 degree of freedom of translatory motion along 3 coordinate axes. तो 3 हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है। उस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पर ये मूव कर सकता है। मोनो एटॉमिक गैस हीलियम होता है, आर्गॉन होता है और क्रिप्टॉन वगैरह होता है। यहाँ जरा डायग्राम को गौर से, तवज्जो से, तफसील से देखने की जनाब कोशिश कीजिएगा, शायद आपको थोड़ा बेहतर तौर पे जनाब आइडिया हो जाए। जो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल होगा वो या तो एक्स एक्सिस पे मूव करेगा, या वाई एक्सिस पे मूव करेगा, जेड एक्सिस पे मूव करेगा। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स एक्सिस के हवाले से, एक वाई एक्सिस के हवाले से, और एक क्या होगा मेरे बेटा, जेड एक्सिस के हवाले से होगा, जिसकी वजह से इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पाए जाते हैं। इसके बरक्स अगर हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कैन रोटेट, जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारा होता है कैन रोटेट अबाउट एनी एक्सिस एट राइट एंगल टू इट्स ओन एक्सिस। Hence, it has 2 degree of rotational motion in addition to 3 degree of freedom of translatory motion along the 3 axis. जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है वो किसी भी एक्सिस पर, एक तो 3 एक्सिस पे मूव करेगा, जिस तरह नॉर्मल मोशन होती है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की। इस तरीके से मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल मूव करता है, वैसे ही डायटोमिक मॉलिक्यूल 3 एक्सिस पे मूव करता है। इसके अलावा इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा भी होते हैं। इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा भी होते हैं जिसमें वो रोटेट करता है, जिसमें वो रोटेट करता है। यहाँ जरा डायग्राम को तवज्जो देके गौर से जनाब देखने की कोशिश कीजिएगा। एक तो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, एक वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है, जेड एक्सिस पे मूव कर रहा है। एक एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, एक वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है, एक जेड एक्सिस पे मूव कर रहा है। उसके अलावा जनाब वो वाई एक्सिस पर एक तो उसका प्लेन होता है ना, जिसपे वो मॉलिक्यूल बनता है, उसके परपेंडिकुलर हमारे पास वो क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। एक आपके पास वाई एक्सिस के लॉन्ग भी रोटेट कर सकता है, एक आपके पास वो जेड एक्सिस पर भी रोटेट कर सकता है। याद रखना, जिस एक्सिस पर होता है उसके परपेंडिकुलर रोटेट करेगा, उसी एक्सिस पे रोटेट नहीं करेगा। रोटेट जो करेगा उसी एक्सिस पे रोटेट नहीं करेगा, जो एक्सिस होगा उसके परपेंडिकुलर रोटेट करेगा। यही वजह है कि 2 डिग्री उसके अंदर ज्यादा होते हैं। ये जो आपको हरे नीले पीले डब्बों से समझाने की कोशिश की है, ये एक्स्ट्रा है, ये कोर्स का हिस्सा आपके नहीं है। कुछ लोगों के जहन में सवाल होता है, क्योंकि मौका महल था, हमने कहा चलो ऑप्शन है आपको चीज समझा दें। या एमकेट ईकेट वगैरह के अंदर आता है, समझ ले ध्यान से ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। उम्मीद है कि आपको बेहतर तौर पे इसका आइडिया हो गया होगा। इसको पढ़िएगा, इसको देखिएगा। टाइम जरा शॉर्ट है, इस पर कोई सवाल मेरे ख्याल में वो लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये समझ में आ जाता है तो वेल गुड, अच्छी बात है। अगर नहीं भी समझ में आता तो कोई इशू नहीं है। असल में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये 4 नंबर का ये सवाल एग्जाम में आता है। कौन सा? वाई मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीटॉमिक गैस इज ग्रेटर देन मोनोटॉमिक गैस। ये डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पर लिख देनी है। तो ये आपका 4 नंबर का शॉर्ट के हवाले से सवाल पूछा जा सकता है। सरप्राइजिंग सवाल होगा, बाद दफा होता है ऐसा कि अजीब गरीब किस्म के सवाल पूछ लेते हैं। ये उन चंद सवालों में से हमारा एक सवाल है।
टाइम जरा शॉर्ट है, जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पार्ट है मुकम्मल कर लेते हैं। आज इसका थ्योरेटिकल पार्ट मुकम्मल कर लेंगे, कल इंशाल्लाह आएंगे तो इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो मुकम्मल कर लेंगे। वीडियो तो आप देख लीजिएगा, कल फिर शुरू के 5 मिनट में सवाल ले लेंगे। किसी के जहन में अगर कोई सवाल हो तो ऑडियो की सूरत में या जनाब लिखकर व्हाट्सएप पे दे देना, कल क्लास के शुरू में मैं डिस्कस कर लूंगा जवाब को, ठीक है। अभी सवाल जवाब करने बैठेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा के पीछे हमारा हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? आपको एक बात पता है इंटरेस्टिंगली कि कोई भी मटेरियल जो हमारा होता है वो सॉलिड, लिक्विड तीनों स्टेट के अंदर पाया जा सकता है। अजीब सी बात है। आमतौर पे आप जानते हैं एक चीज सॉलिड के अंदर होती है, लिक्विड के अंदर होती है, गैस के अंदर होती है, मगर चंद चीजें, कुछ चीजें ऐसी भी होती है दैट कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जिसपे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमिलियर जिससे आप हैं वो वाटर है। नॉर्मली वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। घर में पानी है, ठंडा पानी पी रहे होंगे, अभी किसी को प्यास लग रही होगी तो नॉर्मली यूजुअली वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। फ्रीजर में रख दोगे तो जम जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। कहाँ जाएगा मेरे बेटा? जब इसको फ्रीजर में रख देंगे तो जनाब ये सॉलिड स्टेट में हमारे पास आ जाएगा। सॉलिड स्टेट में हमारे पास जनाब ये आ जाएगा। चूल्हे पे रख के, पतीली पे डाल के चूल्हे पे रख के इसको जनाब क्या करते हैं, इसको जला दे तो क्या देखेंगे? ये वेपर की शक्ल में उड़ जाएगा। वैसे तो आइस में भी वेपर निकल रहे होते हैं, यानी कि ये गैस स्टेट के अंदर भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो सब्सटेंस होता है वो मैटर की तीनों हालतों में एग्जिस्ट करता है, तीनों हालतों में पाया जा सकता है। ऐसे ही है। अब सुने गौर से, अगर हम मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तब्दील करना चाहें तो इसको कहते हैं लेटेंट हीट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको कहते हैं लेटेंट हीट। और जो हीट दरकार होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए वो उसकी लेटेंट हीट कहलाती है। हम पर्टिकुलरली प्रिसाइजली वाटर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वाटर की हम बात करेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं बात नहीं करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हमारे पास है। अगर मेरे पास 1 किलोग्राम आइस है और इसको हम मुकम्मल तौर पर द अमाउंट ऑफ इट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड कंप्लीटली इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और वो कांस्टेंट टेम्परेचर कौन होगा? यहाँ जो लफ्ज सॉलिड लिखा है जरा तवज्जो दे के देख ले। यहाँ जो लफ्ज बेटा मैंने सॉलिड लिखा है ये लफ्ज दरअसल जो है वो आइस है। जो लफ्ज हमारे पास दरअसल ये लफ्ज हमने लिखा है ये हमारे पास क्या है? आइस हमारे पास है। अगर हम क्या करें मेरे बेटा कि 1 किलोग्राम सॉलिड को यानी आइस को मुकम्मल तौर पे लिक्विड में कन्वर्ट कर दें कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। समझ लेना, याद कर लेना, ये कांस्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। मेल्ट होने का प्रोसेस हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। मेल्ट होने का प्रोसेस हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। मेल्ट होने का प्रोसेस हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। इसका नाम होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। क्या नाम होता है इसका? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कहते हैं। और मेरे बेटा इसकी जो वैल्यू हमारे पास होती है इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला भी होता है। 1 किलोग्राम आइस होगा तो उसका नाम होता है HF। 2 किलोग्राम होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 किलोग्राम होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अमाउंट ऑफ हीट का फार्मूला हो जाएगा M इंटू HF। जितना मास होगा उसको HF से मल्टीप्लाई कर देंगे। Q से मुराद अमाउंट ऑफ हीट है, M से मुराद मास है जो किलोग्राम में होगा, और H हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हेड नहीं है, हीट है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। क्या है मेरे बेटा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास है। तो टाइपिंग में इतना मिस्टेक होती है ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है। और इसकी जो वैल्यू होती है मेरे बेटा सुन ले, इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 3.36 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। 3.36 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम होती है। ऐसे ही होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आपको पता है कि वाटर को हम वेपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
वाटर को हम वेपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से आइस को मेल्ट किया है किसके अंदर, वाटर के अंदर, ये टेम्परेचर हमेशा जीरो का ख्याल रखना। जो मेल्ट होने का प्रोसेस होता है वो बाय डिफॉल्ट जीरो पर होता है। और अगर हम इसी तरीके से 1 किलोग्राम वाटर को मुकम्मल तौर पर, अगर हम 1 किलोग्राम वाटर को मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट कर दे किसके अंदर, स्टीम में कन्वर्ट कर दे, वेपर में कन्वर्ट कर दे, वेपर कहते हैं स्टीम को। और ये कब होगा हमेशा, ये हमेशा होगा मेरे बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। समझ लेना बात ध्यान से, ये हमेशा जीरो पर होता है और ये हमेशा आपका किस पर होगा मेरे बेटा, 0 डिग्री। ये वेपराइजेशन हमेशा 100 डिग्री पर होगा। फार्मूला इसका MHV होगा। और जनाब HV की जो वैल्यू होती है इसको लेटेंट हीट कहते हैं। इसकी वैल्यू 2.26 इंटू 10⁻⁶ जूल पर किलोग्राम होती है। क्लास किसी भी वक्त खत्म हो सकती है, जूम का टाइम खत्म हो गया है। इसकी वैल्यू 2.26 इंटू 10⁻⁶ जूल पर किलोग्राम हमारे पास होती है। इतना इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल 1-2 सेकंड बाकी है। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसको फर्दर जनाब कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। इसको देख लीजिएगा। फिर कह रहा हूँ कि किसी के जहन में कोई सवाल हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे सवाल डाल दें, क्लासरूम में सवाल डाल दें मेरे बेटा, मैं क्लास के अंदर उसको डिस्कस कर लूंगा। ये दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। न्यूमेरिकल के अंदर आपके पास जो सवाल आएंगे ये वैल्यूज आपको गिवन नहीं होंगी, ये वैल्यूज आपको जनाब गिवन नहीं होगी, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ये वैल्यूज आपको जनाब याद होनी चाहिए कि क्या वैल्यूज हमारे पास जनाब ये है। किसकी वैल्यू, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू, लेटेंट हीट ऑफ आइस की वैल्यू और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू। ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। क्लास का अख्ताम करते हैं, जस्ट 2 या 4 सेकंड हमारे पास बाकी है। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, कमेंट देते रहा करें, फीडबैक देते रहा करें ताकि हम उसको बेहतर कर सकें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह आएंगे तो इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।